द गेट वोल्टेज बियॉन्ड 4 वोल्ट्स, इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस होती जाती है. एंड इफ यू कीप इंक्रीजिंग इट, यू टिपिकली टेक इट टू 12 और 15 वोल्ट्स, वहां पे हम इसको कहते हैं कि नाउ द डिवाइस इज फुली सैचुरेटेड, फुली ऑन. ओके, सो इन ऑर्डर टू, हम लोग टिपिकली 12 से ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं इन डिवाइसेस के लिए गेट के ऊपर. उस सूरत में जो डिवाइस ऑन होती है तो जितना करंट बगैर बर्न किए ये डिवाइस सपोर्ट कर सकती है. अच्छा, अब ये बर्न किए भी बड़ा इफ़ी सा क्वेश्चन है. अगर मैं इस डिवाइस को एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, मैं उसको लगा के उसमें से 10 एम्पेयर करंट गुजारता हूँ, हवा में इस तरह खड़ी है और ये जल जाती है, तो मैं देखता हूँ कि मैंने मैन्युफैक्चरर ने लिखा था कि ये 10 एम्पेयर लेगी, लेकिन मैं इसके अंदर से 10 एम्पेयर गुजारता हूँ तो ये देखता हूँ मैं जल जाती है. सो व्हाट डू आई डू? आई नीड टू लुक बैक ऑन द स्पेसिफिकेशन शीट. द मैन्युफैक्चरर सेज कि अगर तुम इसके हीट सिंक को, इसके ऊपर एक टैब लगा होता है, एक वो जिसके ऊपर तुम हीट सिंक टाई करते हो, अगर तुम उस जगह को जो इसके ड्रेन से कनेक्टेड होती है, उस जगह को तुम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करोगे, तब ये डिवाइस 10 एम्पेयर लेगी. ठीक है. अब तुमने क्या किया था? ओपन में छोड़ दिया था इसको. सिंस यू लेफ्ट इट इन ओपन, तो डिवाइस का जो टेम्परेचर था वो बढ़ता चला गया. तुमने उसको टच करके तो देखा नहीं, हो सकता है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंची हुई हो जब तुम 10 एम्पेयर गुजार रहे थे. सो इफ यू कूल इट एनफ, it will take you can increase the current to 10 amperes, no problems. So डिवाइस की जो डेटा शीट होती है ना, उसको बड़ा क्लोजली देखना पड़ता है कि उसमें चीज़ें किस तरह स्पेसिफाइड हैं. Okay? अच्छा, now let's get back to what we were trying to do. ये मतलब थे इन वोल्टेजेस के. जब मुझे ये एक्चुअली ये चीज़ बनानी हो तो मैं ऐसे बनाता हूँ. Let's say if I'm using MOSFETs, I'll put 2 MOSFETs, 2 enhancement mode MOSFETs, and this will be my input, and this will, I'm sorry, ये जैसे लगा ना, this will be my output. So my current source sits here and my voltage source sits there. ठीक है. ये मेरा वोल्टेज सोर्स हो गया और ये मेरा करंट सोर्स हो गया. अच्छा, इसका इस केस में जो मुझे गारंटी करना है वो ये करना है कि जब मैं इस डिवाइस को ऑफ करूं तो ये डिवाइस को ऑन करूं. ऐसे ही है ना, ये हमने यहाँ पे अभी रूल देखा था. अगर ये ऑन है तो ये ऑफ होना चाहिए, अगर ये ऑन है तो ये ऑफ होना चाहिए, और ये दोनों इकट्ठे ऑफ भी नहीं होने चाहिए और इकट्ठे ऑन भी नहीं होने चाहिए. ठीक है. बाज़ बुक्स जो है ना, वो चूंकि हम इसको एक स्विचिंग मैट्रिक्स कहते हैं या इसको मैं स्विचेबल फेज लेग कहता हूँ, इसके लिए मैं एक चीज़ डिफाइन करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ स्विचिंग फंक्शन. नाउ स्विचिंग फंक्शन ये होता है कि अगर फर्ज किया ये मेरी फेज लेग है, ऐसे तो मैं पर ट्रांजिस्टर स्विचिंग फंक्शन डिफाइन करता हूँ. पर ट्रांजिस्टर स्विचिंग फंक्शन जो होता है वो सिंपल कुछ भी नहीं होता, वो एक फंक्शन है s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. लेट्स से s के नीचे मैं अगर फर्ज किया इसका नाम मैंने Q1 रख दिया था, इसका नाम मैंने Q2 रख दिया था, तो मैं s के नीचे अगर सबस्क्रिप्ट में Q1 लिख दूं तो इसका क्या मतलब होगा कि ये Q1 ट्रांजिस्टर का स्विचिंग फंक्शन है. ठीक है. अच्छा, अब इसको मैं ग्राफिकली प्लॉट करता हूँ. ये फंक्शन इस किस्म का होता है, कुछ भी नहीं होता, कोई इसमें कहानी अंग्रेजी नहीं है. ये या तो 0 पर होता है या 1 पर होता है. इट्स लाइक अ लॉजिक फंक्शन which either stays at 0 or is 1. Now when it is 0, this means that the transistor is off, and when it is 1, it means that the transistor is on.
इतनी सी बात है, इसको हम कहते हैं स्विचिंग फंक्शन। अगर मैं इस फेज लेग के लिए, बिकॉज अब ये दोनों ट्रांजिस्टर्स बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकते, हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा दी, हमने कहा कि ये दोनों इकट्ठे ऑन नहीं होंगे, दोनों इकट्ठे ऑफ नहीं होंगे, दोनों हमेशा एक दूसरे के उलट ऑन ऑफ होंगे। इसका मतलब यह है कि SQA1 जो है वो है SQA2 का बार, एक दूसरे के उलट हैं लॉजिकली, ठीक है। हम आसानी के लिए ये भी कर सकते हैं कि हम इस पूरी फेज लेग को मैं कह देता हूं A, इस पूरी चीज का नाम मैं दे देता हूं कि ये A है। दोनों ट्रांजिस्टर्स को मिला के ये A है। इस A का मैं एक डिफाइन करता हूं S sub A, ठीक है। और S sub A बेसिकली S sub QA जो है ना, उसको मैं S sub A कह देता हूं, क्योंकि ये दूसरा वाला जो है ये तो नेचुरली इसकी तरह डिटर्मिनेबल है। तो दिस इज नथिंग बट S sub QA1 Q1 सॉरी QA कह रहा हूं, Q1 जो कि 1 या 0 होता है, तो इट इज 1 और 0 डिपेंडिंग अपॉन, फॉर एग्जांपल जैसे हमने वहां पे कहा कि ये 1 कब है, ये t बिटवीन 0 एंड सम टाइम dts, एंड दिस इज 1 बिटवीन dts एंड ts। अभी मैं आपको बताता हूँ ये ts और dts क्या बुलाएं हैं। इधर टाइम फ्लो कर ये ओके, लेट्स सी, मैं इसको थोड़ा सा बेहतर प्लॉट कर दूं, इस तरह कर लें इसको। ये टाइम ये एक्चुअली रिपीट करता है ना, ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल स्विचिंग फंक्शन ऑल्दो साइकिल टू साइकिल वेरी कर सकता है, लेकिन मैं अभी चूंकि मैं फंक्शन को इस तरह लिखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ कि फंक्शन जो है साइकिल टू साइकिल वेरी नहीं कर रहा, इट्स अ फिक्स थिंग। सो उस केस में मेरा ये चीज़ जो है ये एज सच रिपीट कर रही है आफ्टर दिस। सो मेरा ये जो पीरियड है, दिस इज कॉल्ड T sub S। T sub S is the total switching period which once is equal to 1 upon the switching frequency, ठीक है। और ये जो पीरियड है मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ गलत हो गया। सो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि दिस इज D टाइम्स TS एंड दिस इज 1 माइनस D टाइम्स TS। ये क्या चीज़ें हैं? D जो है ये ड्यूटी साइकिल है, तो जितनी देर के लिए वो 1 हो रहा है उसको हम कहते हैं ये ड्यूटी साइकिल है, D है। तो ये थोड़ा गलत हो गया, ये एक्चुअली होना यहाँ पर चाहिए था कि दिस इज 0 for, let's say in this case from 0 to 1 minus D times TS, and this is equal to 1 when between 1 minus D 1 minus D TS down to TS, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और इसकी वैल्यू 0 रहती है इस पीरियड, ठीक है। ये तो खैर इसकी सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद दीज थिंग्स बेसिकली। जब मैं अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ तो इससे आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि मैं ट्रांजिस्टर को कब ऑन करा रहा हूँ, कब ऑफ करा रहा हूँ, ओके। ये जो जनरल पिक्चर थी इसमें हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो डिवाइसेस हैं ये ज़्यादा भी हो सकते थे। दिस इज अ 2x2 स्विचिंग मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हो? ये देखा हुआ तुम लोगों ने, H ब्रिज, पढ़ते रहो, देखते रहो, मोटरें चलाते रहो। सिर्फ ये थोड़ी सी उसकी फॉर्मल फॉर्म है। It's a 2x2 switching matrix. Where would you go to a 2x3 or a 3x2? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2x3 की।
2x3 के अंदर you will have 2 rows, 3 columns like this. So the output will have 3 wires. आउटपुट के ऊपर 3 तारें होंगी, इनपुट के ऊपर 2 तारें होंगी. This is a switching matrix and this is used for DC to AC 3 फेज इन्वर्टर्स के अंदर ये इस्तेमाल होता है. मोटर ड्राइव्स के लिए बहुत यूज़ होता है ये. ठीक है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे बात करेंगे. इसका उलट अगर मैं इसको इनपुट ट्रीट कर लूँ और इसको आउटपुट ट्रीट कर लूँ, देन इट बिकम्स 3/2. वो वाला जो है उस केस में आपका इनपुट जो है वो एक AC वोल्टेज सोर्स है 3 फेज और आउटपुट DC बन रही है फॉर एग्जांपल. तो एक 3 फेज रेक्टिफायर is an example of that. Okay, you can have many other examples of switching matrices. Now एक और यहाँ मैं पॉइंट स्ट्रेस करना चाहूँगा कि ये स्विचिंग मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये डिवाइस, ये सिस्टम्स इस तरह डिज़ाइन इसलिए हो रहे हैं कि हम इसमें किसी जगह कोई लॉस नहीं डालना चाह रहे. हम चाहते हैं कि जो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर है वो 1 हो. दैट मीन्स कि जो एफिशिएंसी है वो यूनिटी रहे. नाउ इन ऑर्डर टू अचीव दैट आइडियल एफिशिएंसी गोल, आप the only thing you can do is maybe switch on, switch off certain times and not waste power. You can store power instantaneous for some time inside the circuit, but you cannot do anything else. आप उसमें resistance नहीं डाल सकते. मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल से वाज़ेह करता हूँ ये बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको. आपने 7805 बहुत यूज़ किया होगा. सपोज करो एक सर्किट तुमने इस तरह का लगाया है, ये फेमिलियर हो ना, पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 2 है, ये पिन नंबर 3 है. तो यहाँ आउटपुट 5 वोल्ट निकलती है और यहाँ पर इनपुट जो है ये जा सकती है तकरीबन 7-7.5 वोल्ट से लेके तो 30 वोल्ट 35 वोल्ट तक जा सकती है. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे 12 वोल्ट तुमने जोड़े हुए हैं. ओके, वी आर कमिंग फ्रॉम अ 12 वोल्ट बैटरी एंड प्रोड्यूसिंग 5 वोल्ट्स. मुझे अगर कोई बता सके कि अगर मेरा लोड यहाँ पर करंट 1 एम्पेयर ले रहा है तो यहाँ कितनी करंट आ रही होगी? एफिशिएंसी क्या? एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगी. एनी अदर आइडिया? वैसे एफिशिएंसी आप खुद बताएंगे मुझे, मैं क्या बताऊं? मुझे आप लोग यूज़ करते रहे हैं ना 7805, तो एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए इसकी? नहीं पता. ओके, सो एनी अदर आइडियाज? इनपुट के ऊपर, इनपुट पे 1 एम्प फ्लो कर रहा होगा. और कोई और आइडिया? 2 एम्पियर्स. 2 एम्पियर्स आप क्यों? जी, अगर इनपुट पे वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट को हाफ हो जाना चाहिए. तो मतलब इनपुट पे करंट 1/2 एम्पेयर होना चाहिए, क्योंकि ये तो 1 एम्पेयर है तो इधर आधा होना चाहिए, वहाँ 1/2 एम्पेयर. और कोई आइडिया? डबल होना चाहिए, समझा 2 एम्पेयर होना चाहिए. 2 एम्पेयर की कोई रीज़न तो नहीं समझ आती. ओके, आई थिंक वी हैव 2 पॉसिबल कंटेंडर्स. या तो ये करंट उतना ही होना चाहिए तकरीबन जितना आउटपुट के ऊपर है, या ये करंट आधा होना चाहिए. आधा से मुराद ये कि उस रेशो से डिवाइड होना चाहिए जो इनपुट वोल्टेज. अगर यहाँ 15 वोल्ट है तो ये 1/3 होना चाहिए. ठीक है ना, या 20 वोल्ट है तो ये 1/4 होना चाहिए. ओके, वो ये जो कैलकुलेशन है कि जी 15 है तो 1/3 होना चाहिए, ये आ रही है पावर इनपुट आउटपुट पावर इक्वालिटी से. आप कहते हो कि जी अगर ये सिस्टम एफिशिएंट है तो आउटपुट की पावर और इनपुट पावर में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए. वेराज जो आपने इधर कमेंट किया था कि ये करंट जो है ये तकरीबन 1 एम्पेयर होना चाहिए, ये इस सर्किट के लिए ट्रू है. ठीक है, फॉर दिस सर्किट दिस करंट इज गोइंग टू बी 1 एम्पेयर और अ लिटिल बिट हायर एक्चुअली. और उसकी वजह ये है कि ये सर्किट जिस तरह काम करता है वो रिक्वायर करता है कि इनपुट से ये करंट इतना ले या इससे ज़्यादा ले. आपको मैं इसका सर्किट डायग्राम इंटरनल आपने देखा हुआ भी होगा, मैं आपको दोबारा से याद करा दूं.
ये एक ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पर 12 वोल्ट हैं और यहाँ पर आप 5 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ कंट्रोल सर्किट लगा होता है जो कि बेसिकली कुछ कंपैरेटर्स और कुछ एम्पलीफायर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। नाउ there is some current, small amount of current that goes into this control circuit, then there is a whole lot of current जो कि लोड में जा रही है वो इधर जाती है। लोड करंट एक्चुअली इधर फ्लो कर रही है ना, तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर के एमिटर और कलेक्टर का करंट जो होता है वो तकरीबन सेम होता है। So the current that is flowing into the load is also flowing into the collector of the transistor, which is coming from the input directly. In addition to that, there is some small amount of current which is flowing into the control circuit. कंट्रोल सर्किट जो होता है वो बेसिकली रेगुलेटर होता है जो कि कंटिन्यूसली एक जीनर के अगेंस्ट मॉनिटर कर रहा होता है कि ये वोल्टेज 5 वोल्ट है नहीं है, नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर फ्लो करने वाली जो करंट है वो लोड करंट प्लस कंट्रोल करंट का सम होती है। क्योंकि कंट्रोल करंट जो है वो 1, 2, 3, 4 मिली एम्पेयर होती है, बहुत थोड़ी होती है कंपेयर टू द लोड करंट। तो 1 एम्पेयर अगर आउटपुट पे फ्लो कर रहा है तो इफेक्टिवली तकरीबन आपको 1 एम्पेयर इनपुट पे नजर आता है। इफ यू पुट अ मीटर इन द इनपुट लाइन यू विल सी 1 एम्पेयर फ्लोइंग। Now this of course indicates a very very low efficiency. 5 वाट आउटपुट पे निकल रहे हैं, 12 वाट इनपुट पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सारी तकरीबन 7 वाट आप इस डिवाइस के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हीट। यू हैव टू कूल इट, इट्स अ प्रॉब्लम। इफ यू आर डीलिंग विद सच अ डिवाइस, अभी हम वहां पहुंचे नहीं हैं, बट वंस वी गेट देयर the output voltage you can maintain it to be 5 volts from an input voltage of 12 volts because there is no dissipative element here. यहाँ पे तो ये dissipative element है, ये जो transistor है ये it is behaving as the resistor. It is a resistor with a variable resistance which keeps changing its resistance according to the load. यहाँ पे कोई resistance नहीं है, it can either switch on or off. These are the only 2 conditions it can be in. तो because of this फैक्ट कि ये सिर्फ स्विच ऑन ऑफ कर रहा होता है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होती है। और इस केस में अगर आप वही चीज़ें अचीव कर रहे हो तो वो जो पीछे आपने बात की थी कि यहाँ पर अगर 5 वोल्ट पे 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर 12 वोल्ट पे आधे एम्पेयर से कम फ्लो करेगा। दिस करंट वुड बी ओनली 5/12 एम्पियर्स फ्लोइंग इनटू द इनपुट ऑफ द थिंग बिकॉज द एफिशिएंसी वुड बी ऑलमोस्ट 100%। ठीक है, ये वजह होती है कि हम यहाँ स्विचिंग मैट्रिक्स लगाते हैं एज अपोज टू एनी डिसिपेटिव डिवाइस, और वी डोंट लेट द ट्रांजिस्टर्स गो इनटू ये मैं मिटाने से पहले मुझे एक और ख्याल आ गया था, गो इनटू जो लीनियर रीजन। अच्छा, एक और सवाल था, ये मैंने मिटा तो खैर दिया, चलो कोई नहीं फर्क पड़ता। मैंने यहाँ पे लिखा था वोल्टेज टू करंट एंड करंट टू वोल्टेज। अब सवाल यह है कि क्या मैं करंट टू करंट या वोल्टेज टू वोल्टेज जा सकता हूं? अगर मैं नहीं जा सकता तो क्यों नहीं जा सकता? ओके, लेट मी बी टू एक्सपीडाइट इट, मैं नहीं जा सकता। वजह भी मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। सपोज करो तुम्हारे पास एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, एक 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। क्या तुम किसी भी मोमेंट के ऊपर इन दोनों वोल्टेज सोर्सेज को आपस में जोड़ सकते हो? सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है, वो ये कि सीरीज में जोड़ दो। लेकिन जब सीरीज में जोड़ते हो तो आउटपुट जो है वो 15 वोल्ट हो सकती है, और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्विचिंग मैट्रिक्स इट डजंट मेक सेंस टू पुट अ स्विचिंग मैट्रिक्स बिटवीन 2 वोल्टेज सोर्सेज बिकॉज यू कैन नॉट कनेक्ट देम। यू कैन कनेक्ट अ वोल्टेज एंड अ करंट सोर्स, जो कि अभी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था और मिटा दिया। मैं लेट मी रीड्रॉ इट। सपोज दिस इज योर वोल्टेज सोर्स एंड यू हैड दीज 2 स्विचेस and this is your current source. इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप इस वोल्टेज सोर्स को इस करंट सोर्स के ऊपर जोड़ दें, इसको दोनों सोर्सेज हैप्पी रहते हैं। अगर हम वो कंडीशंस जो भी मैंने यहाँ लिखी हुई थी वो वायलेट ना करें इन स्विचेस के लिए, तो किसी भी सोर्स को कोई तकलीफ नहीं होती, स्विचेस जो हैं उनको भी कोई तकलीफ नहीं होती।
इन दोनों की आपस की पोजीशन रिवर्स कर दूं, दैट मीन्स कि मैं इस चीज को उठा के यहाँ रख दूं, यूं रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो माई इनपुट कुड बी अ करंट सोर्स एंड माई आउटपुट कुड बी अ वोल्टेज सोर्स without any issue, but my input being a current source, the output cannot be a current source. मैं दो करंट सोर्सेज को आपस में नहीं जोड़ सकता, एक 1 एम्पियर का है, एक 10 एम्पियर का है, तो करंट क्या होगी दोनों अगर सीरीज में जुड़ जाएं? लड़ाई होगी. एक कहेगा 10 एम्पियर होनी है, दूसरा कहेगा 1 एम्पियर होनी है. जो तगड़ा होगा वो दूसरे को मार देगा. तो देयर विल बी सम कैटास्ट्रॉफी, समथिंग बर्निंग इन द सर्किट. यू कैन डू दैट. ठीक है ना. तो ये जो कंडीशंस हैं ये आप जहन में रखते हुए, अब एक यहां से ना एक डायरेक्ट डेरिवेटिव आता है. आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि इंडक्टर्स कैन बी यूज्ड एज करंट सोर्सेज एंड कैपेसिटर्स कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज सोर्स. सो अगर मेरे ट्रांजिस्टर्स का जो सर्किट है, जो भी ये है, इसकी एक साइड पे कोई इंडक्टर कनेक्टेड है, तो उसकी दूसरी साइड के ऊपर इंडक्टर नहीं हो सकता. ये कैटास्ट्रॉफिक मिस्टेक है. इफ यू पुट एन इंडक्टर एंड द अदर साइड ऑफ द स्विचिंग मैट्रिक्स एन इंडक्टर, थिंग्स विल ब्लो. इफ यू हैव अ कैपेसिटर एंड अ कैपेसिटर ऑन बोथ साइड्स, थिंग्स विल ब्लो. डोंट डू दैट. एक साइड कैपेसिटर, एक साइड इंडक्टर. ओके, ये रूल्स हैं. अगर आप दोनों 10-10 एम्पेयर्स के लगा रहे हैं तो आप अचीव क्या कर रहे हैं? आप नॉर्मली मसलन अगर आप डीसी टू डीसी कन्वर्टर करना चाहते हैं तो आप कोई चीज़ बदलना या कंट्रोल करना चाहते हैं ना, आपकी इनपुट से डिफरेंट कुछ करना चाहते हैं. अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अगर आप इनपुट से कोई चीज़ डिफरेंट नहीं कर पा रहे, तो बीच का डब्बा जो है इट कुड बी जस्ट थ्रोन आउट एंड यू कैन कनेक्ट द वायर्स डायरेक्टली. फिर फ़ायदा नहीं होता ना उसका जोर लगाने का, यूज़ ख़त्म हो जाता है. अच्छा जी, now let's look at this circuit specifically. इस जगह की हम एक वोल्टेज डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं ये VO है और ये VI है, इनपुट वोल्टेज, या इसको हम नॉर्मली बुक्स VS लिखती हैं तो मैं इसको VS ही लिख देता हूँ. और ये स्विचिंग फंक्शन है, मैं यहाँ स्विचिंग फंक्शन बना देता हूँ. ओके, इस कोर्स में जितने भी सर्किट्स आएंगे उनके एनालिसिस के लिए आपको स्विचिंग फंक्शन और उसकी बहुत सारी वेव फॉर्म्स ये बनानी हुआ करेंगी. ठीक है. और जो तरीका होता है वो यही होता है कि हम सबसे टॉप के ऊपर सबसे पहली चीज़ जो हम बनाते हैं वो टाइम के अगेंस्ट स्विचिंग फंक्शन बनाते हैं. तो लेट मी कॉल दिस ए एंड लेट मी से एस ए जो है वो ये है. whereas this time is d times ts and this time is 1 minus d times ts, the total time from here to here being ts. ठीक है, switching time. ठीक है ना. ts is known as switching interval. VO बनानी है टाइम के अंदर. VO कैसी होगी? आउटपुट वोल्टेज. कैसी होगी VO? SA का 1 होना इंडिकेट कर रहा है कि अपर ट्रांजिस्टर ऑन है. अगर अपर ऑन है तो लोअर ऑफ है, ये हमें पता है. तो दैट मीन्स कि ये पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है. तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज उस वक्त बराबर होंगी जब SA 1 होगा. तो SA 1 है तो इस पीरियड में जो इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है वो VS के बराबर है. और जिस वक्त ये ऑफ होता है, ऐसे 0 जाता है, इसका मतलब है ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया. जब ये ऑफ हो गया तो इसका मतलब है VS जो है वो अब फ्लोट कर रहा है, उसका कोई कनेक्शन आउटपुट से नहीं एग्जिस्ट कर रहा. वेयरएज जो ये ट्रांजिस्टर है ये इसको ऑन होने की वजह से इस पॉइंट को 0 पे पुल करके बैठ गया.
तो आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी? 0 होगी। गुड। तो इस पीरियड में जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 रहती है अप टू दिस वेरी पॉइंट, जब ये दोबारा Vs पे चली जाती है। ठीक है ना जी? जी किस पीरियड में? सेकेंड पीरियड में Q2 ऑन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि यहाँ पर Q1 ऑन है, Q2 ऑफ है, इस वक्त Q1 ऑफ है और Q2 ऑन है। दोनों एक दूसरे से उलट ऑन ऑफ हो रहे हैं। जब Q2 ऑन होगा तो ये पॉइंट लो पुल कर लेगा ना, ठीक है ना? या कंफ्यूज हो रहे हो? ये स्विच जब ऑन होगा तो ये पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये ऑफ है उस वक्त ना, ठीक है? तो ये तार हमने यहाँ जोड़ दिया। जब ये तार यहाँ जुड़ी हुई है तो आपका जो इनपुट वोल्टेज है Vs वही आउटपुट वोल्टेज है, दोनों बराबर हैं। जिस वक्त ये सिचुएशन आती है जब SA 0 है, SA 0 का मतलब है कि अब इसका जो स्विचिंग फंक्शन है वो 0 पे है और इसका स्विचिंग फंक्शन 1 पे है, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पे SA बार आ रहा होता है और यहाँ SA आ रहा होता है इसके गेट पर, ठीक है? तो ये जब ऑन हो जाता है और ये ऑफ हो जाता है तो ये इफेक्टिवली गायब हो जाता है बीच में से, दिस इज नॉट देयर एनीमोर। ये शॉर्टेड है डाउन टू ग्राउंड, आउटपुट वोल्टेज बिकम्स 0 इन दिस केस, जो कि ये रीजन है। अच्छा, अब मैं अगर जानना चाहूं कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, इसको मैं कहता हूं VO बार, एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट, वो कितनी होगी? Vs by 2? नहीं, एग्जैक्टली राइट। आप ये देखें ना, आपका ट्रांजिस्टर कितनी देर के लिए ऑन हुआ है, बिकॉज आपने इसकी एवरेज निकालनी है। इसकी एवरेज सिंपल ये है, ये TS टाइम है ना, ये है टाइम TS। इस टाइम TS के लिए के बाद इसको स्विच को रिपीट कर रहे हो तो एवरेज निकालने का तरीका ये होता है 1/TS इंटेग्रल फ्रॉम 0 to TS ऑफ द फंक्शन, ऐसे ही होता है ना। अब मुझे ये मालूम है कि ये 0 से लेकर तो D टाइम्स TS तक Vs होता है, ऐसे ही है ना, उससे आगे जो है ये 0 हो जाता है। So this is what I will get, और ये इंटेग्रल जो है ये सिंपली रिजल्ट करता है इनटू D, TS से गायब हो जाता है, एंड दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विद। दिस बिकम्स DTS एंड DTS over TS is D, तो एवरेज वैल्यू इज नथिंग बट D, which is the duty ratio, ठीक है? तो ये हमारी एवरेज आउटपुट निकलती है। अब इसमें सिर्फ मसला यह है कि एवरेज आउटपुट जो है, एवरेज आउटपुट तो ठीक है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज देखूं तो वो इस तरह की है। अब ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मे नॉट बी ऑफ मैनी मच यूजेस टू मी, मसलन मैं इससे कोई शायद बल्ब तो जला लूं लेकिन मैं इससे कोई कंप्यूटर नहीं चला सकता। हाउएवर वन थिंग आई कैन सी कि अगर मैं D जो है वो 0 से लेके तो 1 तक वेरी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि मेरी जो इनपुट वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज है वो अब 0 से लेकर तो Vs तक वेरी कर सकती है, सही है ना? तो नाउ यू हैव अ कंट्रोल अवेलेबल टू यू that if you increase your duty ratio starting from a 0 value to a maximum of 1, you can regulate, you can control your output voltage to be between 0 and V sub s, V sub s being the maximum input applied, जो भी अप्लाई की हुई आपने। 12 वोल्ट है तो आप 12 वोल्ट तक जा सकते हो सर्किट से, ठीक है? अच्छा, अब सेकंड पार्ट आता है कि मैं इसको स्मूथ कैसे कर दूं। स्मूथ करने के लिए मुझे फिल्टर करना होता है। फिल्टर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड लो पास फिल्टर लगाते हैं, सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर, और वो मैं इसी सर्किट को मॉडिफाई कर देता हूँ क्विकली। उसके लिए मैं यहाँ पर एक इंडक्टर डालता हूँ और एक कैपेसिटर डालता हूँ।
ये पार्ट, ये एक लो पास फिल्टर है और यहां पर मेरी जो आउटपुट निकलती है उसको मैं कह देता हूं वीओ। ठीक है, ये इंडक्टेंस और ये कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे कितनी होनी चाहिए ये अभी हम देख लेते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर मैं इस जगह का रिपल, इस जगह के ऊपर रिपल नाम की, रिपल का पता है ना क्या बुलाती है, एक सर्टेन डीसी बना रहे हो उसके ऊपर जो फ्लक्चुएशन आ रही है, इस जगह का रिपल मैं कम करना चाहूँ तो मुझे इनकी वैल्यूज़ को बड़ा करना पड़ता है। जितने बड़ी फिल्टर वैल्यूज़ लगे, जितने बड़े इंडक्टर, जितने बड़ा कैपेसिटर लगाऊंगा उतना आउटपुट स्मूथ होती जाएगी, उसका जो रिपल है वो कम होता है।